की जानकारी के अभाव में आम जनता का शोषण हो रहा है। कानून की सही जानकारी देने एवं विधिक छात्र छात्राओं का सही मार्गदर्शन करने का प्रयास हम द लीगल टॉक चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 से संबंधित प्रश्नों के प्रारूप को दिखाया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिलेबस के अनुसार 6 टॉपिक से 54% क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सीआरपीसी से 10 क्वेश्चंस आएंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में सीआरपीसी के प्रश्नों का प्रारूप समझाने के लिए यह सैंपल पेपर बनाया गया है। आवश्यक नहीं है कि इसका कोई प्रश्न ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पेपर में आए, यह मात्र आपके समझने के लिए है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी 1973 और पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? ऑप्शन ए समुचित सरकार, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समुचित सरकार। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए सेक्शन 83, ऑप्शन बी सेक्शन 82, ऑप्शन सी सेक्शन 80, ऑप्शन डी सेक्शन 81। तो सेक्शन 83 में फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की है, सेक्शन 82 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा है, जबकि सेक्शन 80 में वारंटी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया है और सेक्शन 81 में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रक्रिया जिसके समक्ष अभियुक्त लाया गया है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेक्शन 82। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 225 से 237, ऑप्शन बी धारा 238 से 243, ऑप्शन सी धारा 251 से 259, ऑप्शन डी धारा 260 से 265। तो सेक्शन 225 से 237 तक हम देखें तो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 225 टू 237। जबकि धारा 238 से 243 में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण है, 251 से 259 में मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण है और 260 से 265 संक्षिप्त विचारण को प्रदर्शित करता है का प्रावधान है। तो इसका आंसर हमने आपको पहले बताया कि इसका आंसर है ऑप्शन ए धारा 225 से 237। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए धारा 373, ऑप्शन बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 397, ऑप्शन डी धारा 398। तो हम एक एक सेक्शन को देखेंगे तो धारा 373 अपीली शक्तियां हैं, यानी इसमें जो पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है, तो इसका सही उत्तर है धारा 373, क्योंकि धारा 376 छोटे मामलों में अपील का न होना, धारा 397 अभिलेख मंगाने की शक्ति है, धारा 398 जांच के आदेश की शक्ति को दर्शाता है, यानी इसका सही उत्तर है धारा 373।
अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? ऑप्शन ए धारा 311, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 315, ऑप्शन डी धारा 319। तो सेक्शन 311 यानी धारा 311 आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा की शक्ति। धारा 313 में अभियुक्त की परीक्षा की शक्ति है। धारा 315 में अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना दर्शाया गया है, बताया गया है। यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 है उसमें एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। इसका सही उत्तर यही है कि धारा 315। ऑप्शन डी जो धारा 319 है उसमें अपराध में दोषी प्रतीत होने पर अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि इसमें जो सही उत्तर है वो धारा 315। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 125 संबंधित है। धारा 125 जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? पुनर्विवाह से संबंधित है या भरण पोषण से संबंधित है, सत्र विचारण से संबंधित है या इनमें से किसी से संबंधित नहीं है? तो हम देखते हैं कि पुनर्विवाह 494 है, भरण पोषण से ही संबंधित है 125, गुजारे से संबंधित है, महिलाओं के का एक अधिकार है गुजारा, तो गुजारे से संबंधित है 125। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 125 संबंधित है भरण पोषण से, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भरण पोषण से। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? सेक्शन 154 सीआरपीसी, सेक्शन 159 सीआरपीसी, सेक्शन 156 सीआरपीसी, सेक्शन 157 सीआरपीसी। तो हम एक एक सेक्शन को देखेंगे। 154 सीआरपीसी में एफआईआर के लिए है, 159 प्रारंभिक जांच की शक्ति है, 156 पुलिस अधिकारी की शक्ति है और 157 दर्शाती है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेक्शन 157 सीआरपीसी। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 संबंधित है। 203 किससे संबंधित है? परिवादी की परीक्षा से संबंधित है, गवाहों की परीक्षा से संबंधित है, परिवाद का खारिज किया जाना या परिवाद का दर्ज किया जाना। तो हम देखते हैं कि परिवादी की जो परीक्षा है वो सेक्शन 200 के अंतर्गत होती है, यानी धारा 200 में होती है, 200 सीआरपीसी में। गवाहों की जो परीक्षा है, गवाहों की परीक्षा अगर परिवाद है, क्योंकि यहाँ मामला परिवाद का है, तो परिवाद में गवाहों की जो परीक्षा होती है वो 202 सीआरपीसी में होती है। परिवाद का खारिज किया जाना धारा 203 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, यानी इसका सही उत्तर है धारा 203 संबंधित है परिवाद का खारिज किया जाना। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में अभियोजन के लिए साक्ष्य का प्रावधान किया गया है? अब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो नहीं मामले हैं, जो उसके अतिरिक्त मामले हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ जो साक्ष्य का प्रावधान बताया गया है, धारा 244, धारा 246, धारा 242, धारा 202। तो धारा 244 अभियोजन के लिए साक्ष्य, किंतु पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में, जैसे परिवाद। धारा 246 ये भी साक्ष्य से संबंधित है, किंतु पुलिस रिपोर्ट से भिन्न है। धारा 242 अभियोजन के लिए साक्ष्य, ये पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है, यानी पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में अभियोजन के लिए साक्ष्य का जो प्रावधान किया गया है वो धारा 242 में किया गया है। जबकि धारा 202 हमने बताया था पहले, इससे पूर्व वाले प्रश्न में हमने बताया था कि धारा 202 परिवाद में गवाहों की परीक्षा से
संबंधित हैं। यानी ये चारों धाराएं साक्ष्य से संबंधित हैं। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं या उनसे भिन्न मामला है। अगर पुलिस रिपोर्ट से संस्थित मामलों में अभियोजन के साक्ष्य का प्रावधान मांगा गया है तो सेक्शन 242, और यदि पुलिस रिपोर्ट से संस्थित मामला नहीं है, उससे भिन्न मामला है, तो धारा 244, 246 और 202 को लिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 242। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 संबंधित है भरण पोषण भत्ते के आदेश से, भरण पोषण भत्ते की वसूली से, भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन से, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि धारा 127 के लिए अगर हम देखें तो भरण पोषण भत्ते के आदेश से संबंधित धारा है 125, भरण पोषण भत्ते की वसूली से संबंधित धारा है 125(3) CRPC की 127 संबंधित है भरण पोषण भत्ते में परिवर्तन से। यानी 125 में महिलाएं गुजारे के लिए आवेदन कर सकती है, आदेश ले सकती हैं। 125 में गुजारा का आदेश होगा और 125(3) CRPC के अंतर्गत उसकी वसूली होगी। लेकिन अगर वो गुजारा कम है तो उसको परिवर्तित कराने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए आप जो एप्लीकेशन देंगे या उससे घटाने के लिए या उसमें से कुछ खत्म कराने के लिए जो अब परिवर्तन जो होगा भरण पोषण भत्ते में, उसके लिए जो आप एप्लीकेशन देंगे वो अंडर सेक्शन 127 CRPC में होगी। इसी के साथ मित्रों आज का टॉपिक CRPC का समाप्त। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।